अच्छा, एक और चीज याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी एक्ट में जो कैपिटल लेटर होता है वो नया सेक्शन या नया आर्टिकल होता है, जो स्मॉल लेटर होता है वो उसका सब सेक्शन होता है। अगर यहां पे लिखा होता 3A, इसका मतलब है कि मैं उसी आर्टिकल के पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन जब लिखा 3 कैपिटल ए तो एक नया आर्टिकल ऐड किया गया या फिर एक नया सेक्शन ऐड किया। मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 19 ABCDEFG, आगे चल के चलता है वो, तो वो 19 का ही पार्ट है। लेकिन जब था आर्टिकल 51A तो 51 के बाद एक और आर्टिकल ऐड हो गया 51A कैपिटल में। कैपिटल ए न्यू आर्टिकल न्यू सेक्शन, और स्मॉल ए या स्मॉल लेटर उसी आर्टिकल के अंदर कोई चीज और ऐड की गई हो तो वो नया आर्टिकल नहीं या नया सेक्शन नहीं होता। जो भी इलेक्टोरल रोल्स पे एडल्ट्स हैं उन्हीं को वार्ड मजलिस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक वार्ड है, ये क्लासरूम, जो ये 5 लोग बैठे हैं, ये इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड नहीं है या फिर अभी 18 के अंदर हैं। ये वाले लोग 18 के तो हैं लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये वाले लोग 18 के भी हैं रजिस्टर्ड भी, तो ये सारी वार्ड मजलिस होगी, ये लोग वार्ड मजलिस का पार्ट नहीं है। तो दिस इज द वार्ड मजलिस। अब वार्ड मजलिस के लिए ये कहता है एक्ट कि 3 मंथ में एक बार तो आपको जरूर मिलना है। वार्ड मजलिस को हर 3 मंथ में एक बार जरूर मिलना है, इसका मतलब है साल में 4 बार उनको जरूर मिलना है। बात सही है कि पूरा का पूरा गांव को मिलना पड़ेगा, लेकिन किसको फर्क पड़ जाता है? तो वार्ड मजलिस का कोरम है 1/10। अब क्या है, जब वार्ड मजलिस मिलती है उसको हेड कौन करेगा? जो ने इलेक्ट किया हुआ है अपने लिए वही हेड करेगा। अगर पंच अवेलेबल नहीं है, जो कि नॉर्मली केस होता है, पंच ही फरार होता है। अभी अभी मैं किसी XYZ जगह पे देखने गया था जमीन, वो वहां के एक्स पंच की जमीन थी, तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा सर ये जेडी की वेबसाइट पे तो एक ग्रीन जोन में आ रहा है। कहता क्या ग्रीन जोन? मैंने कहा वो मतलब कि सरकार ने उसको फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया। अरे यार क्या बात करते हो? तो मैंने कहा नहीं आप ही सरपंच हैं? हाँ। मैंने कहा आपको पता नहीं है कि आपका एरिया कब का फॉरेस्ट डिक्लेयर हो गया है? कहते नहीं इसकी मिल्कियत मिल जाती। मैंने कहा मिल्कियत तो किसी की भी मिल जाती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते यहाँ पे, नक्शा पास नहीं होगा। उस बंदे को पता नहीं था। फिर किसी को फोन किया, उसने कहता हाँ यार ये तो मुझे भी आज ही पता चला। मैंने कहा मरहबा ऐसे पंचों पे। जो पंच है अगर वो एब्सेंट है तो उस मजलिस, जिस दिन वो मजलिस हो रही है, जिस दिन वो मीटिंग हो रही है, उसमें से मेजॉरिटी मेंबर जिसको भी चूज कर दें कि आज आप हमें हेड करें। यहां पर कोई नायब पंच का कंसेप्ट नहीं है, जैसे कि सरपंच में नायब सरपंच का कंसेप्ट है। लेकिन यहां पर जिस दिन, मान लीजिए कल हमारी मीटिंग है, 3 महीने की एक मीटिंग, और उस दिन पंच गायब है, तो जितने भी मेंबर आए उनमें से मेजॉरिटी जिसको भी चूज कर ले कि आप हेड करें, तो वो उस दिन का हेड हो जाएगा, उस दिन के लिए सिर्फ। मिसाल के तौर पे अगर 100 मेंबर जमा हो चुके हैं और पंच गायब है, तो 51 लोग जिसको वोट करेंगे कि आप आज हमारा हेड करें पंच को, हमारी मजलिस को, तो वो उसका हेड होगा उस दिन के लिए, उस मीटिंग के लिए। अदरवाइज तो पंच ही हेड करेगा हमेशा। अब देखो लीगल लैंग्वेज जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती, घूम घुमा के लिखवाते हैं। जहां पर आपको लगेगी यार समझ तो मुझे आ गया, लेकिन ये लिखवाया क्या सर ने, वहां अपनी भाषा में लिख दो कि अगर तो पंच मिसिंग होगा तो इन लोग जो लोग आए हैं इनमें से मैक्सिमम लोग जिसको वोट करेंगे कि तुम हेड करो, वही बन जाएगा, बात खत्म। जैसे इन्होंने बोला कि यार ये तो पूरा गांव पहुंच जाएगा फिर वहां पे, तो कोरम है मिनिमम 1/10 मेंबर अगर प्रेजेंट है तो काफी है मजलिस के लिए। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहां कोरम की बात आती है। कोरम का मतलब कि कितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं कि काम चल पाए। लोकसभा में भी 1/10 ही है। लोकसभा के मेंबर्स कितने हैं? 543। और अगर 55 लोग प्रेजेंट हैं तो लोकसभा की प्रोसीडिंग चल सकती है। अगर उससे कम है तो फिर लोकसभा की मीटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही है। फिर उसकी मजलिस या फिर उसकी जो प्रिसाइडिंग है, उसका सेशन है, वो नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से अगर पूरी मजलिस में 3000 लोग हैं या 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोग आ चुके हैं तो काम चलेगा।